ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में अनुमिति के करण का जब विचार कर रहे थे कि अनुमिति का करण क्या होता है, तो उसमें विशेष रूप से प्राचीनों का मत हम लोग देख रहे थे। समझ में आया आप लोगों को? कोई प्राचीन आचार्य लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि अनुमिति के प्रति करण यानी कि व्यापारवद असाधारण कारण कौन है? तो व्याप्यत्वेन ज्ञायमान लिंग करण है। ये बताया अनुमितिम प्रति व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम लिंगम करणम। इस तरह का कोई प्राचीन आचार्य लोग जो है वो व्याख्यान करते थे, जिसका यहाँ पर कारिकावली में आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने खंडन किया कि ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं, इस ग्रंथ के द्वारा, कि जो ज्ञायमान वर्तमान कालिक ज्ञान विषयीभूत जो लिंग है वो अनुमिति का करण नहीं हो सकता है ना? उसको करण नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? तो इसमें उन्होंने युक्ति भी दिखाई कि अनागतादिलिंगे न स्याद अनुमितिस्तदा, कि यदि अनुमिति के प्रति लिंग को करण मानेंगे तो अनागतादिलिंगे न अनुमिति ही न स्यात्। अनागत और अतीत लिंगों के द्वारा अनुमिति नहीं हो पाएगी। जहाँ पर वर्तमान कालिक लिंग है वहाँ तो अनुमिति होने में कोई बाधा नहीं है। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, वहाँ जो धूम है वर्तमान कालिक धूम, उसको देख करके परामर्श आदि के द्वारा वहाँ पर अनुमिति हो जाएगी। वहाँ पर अनुमिति होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम लोग अनागत अतीत लिंगों के द्वारा अनुमिति करते हैं, वो अनुमति आपके अनुसार आपके मत में नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि तदानीम लिंगस्य अभावात्, क्योंकि जिस समय अनुमिति आप कर रहे हैं तो वहाँ पर वो या तो लिंग अनागत है, भविष्यतकालिक है, या तो वो अतीत है, नष्ट हो चुका है। तो उस समय तो धूम है ही नहीं। जब कारण है ही नहीं तो कार्य को पैदा कैसे कर देगा? कारण को होना जरूरी है। कार्य को उत्पन्न करने के लिए उसके पूर्व क्षण में कारण का होना जरूरी है। वो कारण तो वहाँ पर है ही नहीं। लिंगस्य तदानीम अभावात्, वो लिंग चूँकि वहाँ पर उस समय न होने के कारण अनागतादिलिंगेन अनुमिति ही न स्यात्, ये आपके मत में समस्या आएगी। इसलिए लिंग को करण नहीं माना जा सकता है। आया कि नहीं? ये करके इन्होंने प्राचीनों के मत का खंडन कर दिया। ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर अग्रिम कारिका के द्वारा आचार्य परामर्श का निरूपण करने जा रहे हैं। अनुमिति में बताया था अनुमिति व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत अनुमायाम। अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण है और परामर्श व्यापार है। आया था ना? तो वो जो परामर्श व्यापार है वो परामर्श क्या है ना? उसका स्वरूप क्या है? तो उसको यहाँ पर अब परामर्श का निरूपण करने के लिए अग्रिम ग्रंथ आ रहा है। ठीक है ना? क्या आ रहा है अग्रिम ग्रंथ? व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीः परामर्श उच्यते, यही है।
आधी सी कारिका है ना, 68वीं कारिका का अर्धांश के द्वारा ही परामर्श का निरूपण कर दिया, और बाकी का जो अर्धांश है, उत्तरार्ध है, उसके द्वारा अब आगे दूसरा कुछ निरूपण करेंगे, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस 68वीं कारिका के पूर्वार्ध के द्वारा है ना, क्या कर रहे हैं, परामर्श का निरूपण कर रहे हैं। क्या कहा, व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, ये कह दिया कि परामर्श किसको कहते हैं, तो कहा व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि, धीहि मतलब ज्ञानम, तो व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व ज्ञानम परामर्शः उच्यते, है ना। व्याप्य का पक्ष वृत्तिता ज्ञान जो है, व्याप्य मतलब समझते हैं ना, व्याप्य किसको कहते हैं, तर्क संग्रह में आप लोग बार बार ये शब्द आया है, व्याप्यो नाम व्याप्याश्रयः, व्याप्ति का आश्रय है ना, जो हेतु है उसी को क्या कहा जाता है, व्याप्य कहा जाता है। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः, व्याप्ति का जो आश्रय हेतु उसी को व्याप्य कहते हैं, आया कि नहीं। तो चाहे व्याप्य कहो, व्याप्त्याश्रय कहो, व्याप्तिमान कहो, व्याप्ति विशिष्ट कहो, एक ही बात है, कोई भी शब्द का प्रयोग कर दे, है ना। व्याप्य यानी क्या, व्याप्ति वाला जो हेतु है उसी को व्याप्य कहते हैं। तो व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व ज्ञानम, व्याप्य का मतलब व्याप्ति से विशिष्ट जो हेतु है, व्याप्ति वाला जो हेतु है उसका पक्षवृत्तित्व ज्ञानम, पक्ष के साथ उसका वैशिष्ट्य ज्ञान जो है, वृत्तित्व शब्द वैशिष्ट्यार्थक अभी व्याख्या करेंगे ही, तो करके समझ लीजिए क्या कि व्याप्य का मतलब व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ वैशिष्ट्य ज्ञान जो है वही परामर्श है, आया कि नहीं। अभी देखिए व्याख्या पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, सरल है एकदम। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, ये कह दिया ना। जैसे देखो व्याख्या देखो मुक्तावली में, व्याप्यस्येति प्रतीक लिया, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, तो व्याप्यस्य का प्रतीक लेकर के व्याख्या कर रहा है उसी कारिकांश की। व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम अनुमितौ जनकम, आया कि नहीं। व्याप्ति विशिष्टस्य, व्याप्यस्य का ही अर्थ कर दिया, व्याप्ति विशिष्टस्य, इसमें कोई भी शब्द आप कर दे, व्याप्त्याश्रयस्य, व्याप्ति मतः, कुछ भी कह दीजिए तो यही, अरे मतलब क्या है, व्याप्य किसको कहते हैं, जो व्याप्ति वाला हो, व्याप्तिमान हो, व्याप्ति विशिष्ट हो, उसी को व्याप्य कहते हैं। तो वही कर दिया, व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम, कि व्याप्ति विशिष्ट जो हेतु है, यानी व्याप्ति वाला जो हेतु है, उस हेतु का पक्ष के साथ जो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है, वैशिष्ट्यावगाही, वैशिष्ट्य मतलब संबंध, तो पक्ष के साथ जो वैशिष्ट्यावगाही संबंधावगाही ज्ञान है, किसका, व्याप्य का, व्याप्य का पक्ष के साथ जो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है वही परामर्श है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ पर परामर्श क्या बोलते हैं, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यही ना आकार बोलते हैं। परामर्श ज्ञान क्या है, तो यही कहते हैं, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। तो देख लीजिए यही तो है ये परामर्श। देखिए लक्षण समन्वय कर लीजिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, वह्नि व्याप्य जो धूम, वह्नि निरूपित व्याप्ति विशिष्ट जो धूम, वह्नि निरूपिता व्याप्ति, उस व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम, उस धूम का क्या किया जा रहा है, पक्ष के साथ, पर्वत के साथ वैशिष्ट्य बताया जा रहा है ना, वैशिष्ट्य का अवगाहन हो रहा है कि वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः, वह्नि निरूपित व्याप्ति विशिष्ट धूमवान पर्वतः, है कि व्याप्ति विशिष्ट जो धूम, तो ये तो व्याप्ति विशिष्ट हुआ मतलब व्याप्य हुआ धूम,
उसका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है ना। उसका वैशिष्ट्य किसके साथ है? पक्षेण सह पर्वतेन सह। यहाँ पक्ष कौन है? पर्वतो वह्निमान धूमाद। इस स्थल में पक्ष कौन है? पर्वत है। तो उस पर्वत के साथ उस व्याप्य का, धूम का क्या कराया जा रहा है? वैशिष्ट्यावगाहन हो रहा है। वैशिष्ट्यावगाहन हो रहा है, वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। तो यही इस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे वही लक्षण है, आप लोग तर्क संग्रह में पढ़े हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। आया कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व ज्ञानम परामर्श। कि व्याप्य का, कारिका में क्या कहा? व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते। कि व्याप्य का पक्षवृत्तित्व ज्ञान ही परामर्श है। व्याप्य यानी कि व्याप्ति वाला, जो कि कौन है? धूम है, तो वही व्याप्य कहलाएगा। तो व्याप्य का यानी कि व्याप्ति विशिष्ट धूम का पक्ष के साथ क्या बताया जा रहा है? वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, संबंध का अवगाहन किया जा रहा है। इस ज्ञान में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो इसी ज्ञान को वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। वही कह रहे बेटी बात कि व्याप्य का, व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम परामर्श। इतना सीधा सरल है, कुछ नहीं है। चलिए एक बार कारिकांश पढ़ के तब मुक्तावली पढ़ो। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीहि परामर्श उच्यते। व्याप्यस्येति व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम परामर्श। अपने से जोड़ लीजिए। और फिर वो अनुमितो जनकम, वो तो आपको पता ही है, वो अनुमिति के प्रति जनक है, कारण है। परामर्श के बाद ही अनुमिति होती है, तो वो अनुमिति का जनक है। आया कि नहीं? तो व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम परामर्श। एक बार समन्वय कर लिया जाए कि व्याप्यस्य मतलब व्याप्ति विशिष्टस्य हेतु पक्षेण सह पर्वतादिना सह यद वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम। कौन सा है वो ज्ञान? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। यहाँ पर व्याप्य धूम का पक्ष के साथ संबंध बताया जा रहा है, बताया जा रहा है ना। इसलिए ये परामर्श ज्ञान इसको कहेंगे, परामर्श इसको कहेंगे। और तो वो तच्च अनुमितौ जनकम, वो परामर्श जो है, वो ज्ञान जो है वो अनुमिति का जनक है। वही कह दिया व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम अनुमितौ जनकम, अनुमिति के प्रति कारण है। आया कि नहीं? चलिए तच्च पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानम वा। हाँ देखो ये बात एक नहीं बता रहे हम लोग। तर्क संग्रह में तो जाने हैं कि परामर्श क्या होता है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, व्याप्यवान पक्ष। शॉर्ट में बोलना हो, एकदम संक्षेप में कहना हो तो क्या? व्याप्यवान पक्ष। अब वो व्याप्य किसकी अपेक्षा है? व्याप्य तो साध्य बोल देते हैं, तो साध्य व्याप्यवान। और व्याप्य कौन? हेतु होता है, तो वहाँ हेतु बोल देते हैं। तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष मतलब क्या आया? संक्षेप में बोले तो व्याप्यवान पक्ष। इसी यही हम लोगों ने परामर्श अभी तक हम लोग तर्क संग्रह में कहते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए मुक्तावलीकार क्या कह रहे हैं कि तच्च, वो जो ज्ञान है व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही जो ज्ञान है वो दो तरह का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या क्या? पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम, ये भी हो सकता है, अरे पक्ष में व्याप्य है, आया कि नहीं? और पक्ष व्याप्यवान इति ज्ञानम वा, कि पक्ष व्याप्यवान, पक्ष व्याप्य वाला है, ये ज्ञान भी हो सकता है।
दोनों ज्ञान भी तो दोनों हो सकते हैं। अरे आपने क्या कहा, व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो वो मतलब कुछ दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे एक दृष्टांत में समझ लीजिए, जैसे हम कहें कि घटस्य भूतलेन सह वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम, क्या होगा, उसका आकार आपको बताना है कि घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, वैशिष्ट्य यानी संबंध, घट का भूतल के साथ संबंधावगाही ज्ञान क्या होगा, वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान क्या होगा। तो दोनों हो सकता है, भूतले घटः ये भी हो सकता है, या तो घटवद भूतलम ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों में तो घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्य अवगाहन हो रहा है। भूतले घटः कहो कि भाई भूतल में घट है, भूतल वृत्तिर घटः, भूतले घटः, तो यहाँ भी घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्य अवगाहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संबंध का अवगाहन हो रहा है। चाहे घटवद भूतलम कहो, घट वाला भूतल है, तो यहाँ भी घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्य अवगाहन हो रहा है। तो घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान भूतले घटः भी हो सकता है, चाहे घटवद भूतलम भी हो सकता है। क्या है, दोनों में भी और कोई अंतर नहीं है, विशेषण विशेष्य भाव का व्यत्यास है बस दोनों ज्ञानों में, है ना। दोनों ज्ञानों में आकार में क्या फर्क है, दोनों में घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्यावगाहन हो रहा है दोनों ज्ञानों में, है ना। दोनों में अंतर क्या है, खाली विशेषण और विशेष्य का व्यत्यास हो रहा है दोनों में। भूतले घटः कहेंगे तो वहाँ पर प्रथमांतार्थ विशेष्य होता है, इस नियम से वहाँ पर घट जो है वो क्या होगा, विशेष्य होगा, और भूतले भूतल जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा, है ना। तो भूतले घटः इस ज्ञान को कैसा ज्ञान कहेंगे, भूतल प्रकारक घट विशेष्यक, आया कि नहीं। मतलब यहाँ पर भूतल जो है वो विशेषण बन जा रहा है, सप्तम्यंत पद का जो अर्थ है भूतल वो विशेषण बन रहा है, और प्रथमांत पदार्थ जो है घट वो विशेष्य बन रहा है, आया कि नहीं। घटवद भूतलम में क्या हो रहा है, वहाँ पर घट जो है वो विशेषण बन रहा है और भूतल जो है वो विशेष्य बन रहा है। तो विशेषण विशेष्य का व्यत्यास बस है और कुछ नहीं है, आया कि नहीं है। तो हम समझ में आई बात, घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान क्या होगा, तो उसमें दोनों कह सकते हैं। भूतल प्रकारक ज्ञान भी आप कह सकते हैं, भूतले घटः ये भी घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है। चाहे घट प्रकारक ज्ञान जो है घटवत भूतलम, उसको भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है, घट का भूतल के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है। दोनों समझ में आ रहा है, दोनों हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति में भी क्या कहा आचार्य ने, व्याप्य का पक्ष के साथ जो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है वो परामर्श है ना। व्याप्यस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम परामर्श, ये कहा ना। तो व्याप्य का पक्ष के साथ जो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होगा वो दोनों हो सकता है, दो प्रकार दोनों हो सकता है। विशेषण विशेष्य भाव के व्यत्यास से दो प्रकार का हो सकता है। पक्षे व्याप्य, पक्ष में पर्वते वह्नि व्याप्य धूम, है ना, पक्षे व्याप्य। तो ये जो पक्षे व्याप्य है तो ये भी हो सकता है, या तो पक्ष व्याप्यवान पक्ष, ये ज्ञान भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्या दोनों में दिक्कत, क्योंकि दोनों ज्ञानों में तो व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, वैशिष्ट्यावगाहन हो रहा है, तो दोनों ज्ञान लिए जा सकते हैं। तो वही इन्होंने कह दिया, तच्च पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम। तच्च मतलब क्या है समझे, व्याप्यस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम च। तच्च मतलब व्याप्यस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम च, व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, पक्षे व्याप्य ये भी हो सकता है, और पक्ष व्याप्यवान ये ज्ञान भी हो सकता है ना। वही कहा तच्च
पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानम पक्षो व्याप्यवान इति वा ज्ञान इति ज्ञानम वा, ये भी ज्ञान हो सकता है ना। दोनों में व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाहन हो रहा है कि नहीं? तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों ज्ञान में कोई अंतर नहीं, विशेषण विशेष्य भाव बस वैपरीत्य है, व्यत्यास है दोनों में, है ना। पक्षे व्याप्य कहेंगे तो वहाँ पक्ष जो है वो क्या बन जा रहा है? विशेषण बन जा रहा है, और व्याप्य क्या बन रहा है? विशेष्य बन रहा है। प्रथमांतार्थ जो होता है वो विशेष्य होता है। तो पक्षे व्याप्य इस परामर्श, ये भी इस परामर्श को कैसा परामर्श कहेंगे? एक शब्द याद रह जाएगा, याद कर लीजिए, पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक, इस परामर्श को कहेंगे। पक्ष चूंकि प्रकार बन रहा है, विशेषण बन रहा है, और व्याप्य विशेष्य बन रहा है, तो पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक, ये परामर्श इसको कहेंगे, याद रहेगा। और दूसरा जो कहा पक्ष व्याप्यवान, ये ज्ञान कैसा है? तो यहाँ पर व्याप्यवान पक्ष बोलो चाहे पक्ष व्याप्यवान, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पक्ष विशेष्य बन जा रहा है, और व्याप्य जो है वो क्या बन जा रहा है? प्रकार बन जा रहा है। तो इस परामर्श को क्या कहेंगे? इस ज्ञान को कैसा ज्ञान कहेंगे? व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेष्यक ज्ञान कहेंगे। तो बस प्रकार और विशेष्य का व्यत्यास है, और कुछ नहीं है। दोनों में पक्ष के साथ व्याप्य का वैशिष्ट्यावगाहन तो दोनों में हो रहा है, ये कॉमन है, दोनों में हो रहा है, बस खाली विशेषण विशेष्य का व्यत्यास है। बैठ गई बात? तो यही ये कह रहे हैं कि ये परामर्श जो है वो दोनों तरह के हो सकते हैं। हम लोग तर्क संग्रह में, आप लोगों को अब ध्यान दीजिए, तर्क संग्रह जो हम लोग पूरी पढ़े, तो वहाँ पर हम लोग परामर्श मतलब कौन सा वाला केवल ले रहे थे? ये जो दूसरा वाला है, पक्ष व्याप्यवान, इसी को परामर्श मान करके परामर्श का यही आकार होता है, ये मान करके हम लोग पूरे तर्क संग्रह में पढ़े थे। पक्ष व्याप्यवान, यही ना? अरे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, तो यही तो हुआ। अरे व्याप्यवान कहते हैं ना, तो व्याप्य वाला पक्ष है, तो व्याप्य मतलब व्याप्ति वाला, वो व्याप्ति भी किंचित निरूपिता होगी। अरे किसकी व्याप्ति? व्याप्य है ये, तो किसकी अपेक्षा व्याप्य है? धूम जैसे व्याप्य है, तो किसकी अपेक्षा व्याप्य है? तो वो वहाँ पर बताते हैं ना कि वहनी का व्याप्य, वहनी निरूपिता जो व्याप्ति, तादृश व्याप्तिमान, है ना। तो वहनी व्याप्य, और वो व्याप्य कौन बनता है? तो धूम बनता है। तो वहनी व्याप्य धूमवान पर्वतः, ये कह देते हैं ना। तो ये जो परामर्श हम लोग तर्क संग्रह में पूरे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, बोल रहे थे, तो कौन सा परामर्श? दूसरे प्रकार का पक्ष व्याप्यवान, यही परामर्श लेके हम लोग चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुक्तावलीकार एक विशेष बात कह रहे हैं कि ये जो परामर्श है वो दोनों तरह का हो सकता है ना। क्योंकि परामर्श किसको कहते हैं? तो आपने क्या बताया कि व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही जो ज्ञान है वो परामर्श है। तो वैसा ज्ञान तो दोनों प्रकार का हो सकता है, पक्षे व्याप्य भी हो सकता है, चाहे व्याप्यवान पक्ष ये भी हो सकता है। दोनों प्रकार के परामर्श हो सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो यही है, बस इसको समझ के रखिए। एक बार पढ़ लीजिए, व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम अनुमितौ जनकम, ये अनुमिति का कारण होगा ये परामर्श, ठीक है। तच्च, वो जो ज्ञान है वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, वो या तो पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम अथवा तो पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानम वा, ये भी हो सकता है ना। आशा करते हैं आप लोगों को दोनों प्रकार के परामर्श समझ में आए होंगे, है ना। अरे चलिए, तो यही कर दिया। यदि सीधे सीधे लक्षण बोलना हो कि परामर्श किसको कहते हैं, तो सीधा सीधा बोलिए, व्याप्यस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम परामर्श। मुक्तावली के अनुसार यही आपका परामर्श का लक्षण हो गया, स्वरूप हो गया, ठीक है ना। अब वो ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्य दोनों में बताया जा रहा है। पक्षे व्याप्य कहो चाहे व्याप्यवान पक्ष कहो, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए दोनों परामर्श बता दिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात्
पक्षे साध्यम इत्याकारिका पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान इत्याकारिका। यहाँ पर क्या कह रहे मुक्तावलिकार, कह रहे कि पक्षे दो परामर्श दो प्रकार के हो गए है ना। क्या क्या, पक्षे व्याप्य, एक तो ये हो गया पक्ष प्रकारक, इसको शॉर्ट में कह दे पक्ष प्रकारक परामर्श हो गया, और एक व्याप्यवान पक्ष, तो यहाँ पक्ष विशेषक परामर्श हो गया। दोनों आ रहा है, एक में पक्ष प्रकार हो रहा है, एक में पक्ष विशेष्य हो रहा है। पक्ष प्रकारक परामर्श कोई पूछे तो क्या बताएंगे, पक्षे व्याप्य। पक्ष विशेषक परामर्श कहना हो तो व्याप्यवान पक्ष। तो ये दोनों परामर्श बता दिए। तो ये दोनों परामर्श ये तो पता चल गया। अब मुक्तावलिकार क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो अनुमिति होगी परामर्श के द्वारा, तो यहाँ दोनों अनुमिति में देखो अंतर कर रहे हैं कि पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम इत्याकारिका अनुमिति ही, है ना। कि पक्षे व्याप्य यदि परामर्श हुआ किसी को कि पक्ष में साध्य व्याप्य हेतु है, पक्षे व्याप्य ऐसा परामर्श हुआ, तो उससे अनुमिति कैसी अनुमिति होगी, पक्षे साध्यम, है ना। पक्षे साध्यम इत्याकारिका अनुमिति ही आयक ने। और यदि परामर्श हुआ व्याप्यवान पक्ष, पक्ष व्याप्यवान, इस तरह का यदि परामर्श हुआ तो उससे जो अनुमिति होगी वो अनुमिति कैसी होगी, तो पक्ष साध्यवान पर्वतो वन्यमान, पक्ष साध्यवान इत्याकारिका अनुमिति होगी। तो दोनों अनुमिति में वो अंतर कर रहे हैं, आया कि नहीं। अभी तक आप लोग समझे हैं कि अनुमिति जो है वो पक्ष साध्यवान यही अनुमिति होती है। अनुमिति में भी हम लोग तर्क संग्रह पूरा पढ़ के आए, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा अनुमिति भी कैसी होती है, पक्ष साध्यवान, है ना। जैसे पर्वतो वह्निमान, धूमाच में अनुमिति क्या होती है, पर्वतः वह्निमान, तो पक्ष जो है पर्वत और साध्य है वह्नि, तो पक्ष साध्यवान मतलब पर्वतः वह्निमान, पर्वत विशेष्यक वह्नि प्रकारक अनुमिति होती है। ऐसा हम लोग देख के आए थे, है ना। मतलब पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक अनुमिति होती है, ये हम लोग अभी तक तर्क संग्रह में पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पर अनुमिति में भी कर रहा है, कह रहा है कि भाई पक्षे व्याप्य यदि ऐसा परामर्श है तो उससे जो अनुमिति होगी वो पक्षे साध्यम ये अनुमिति होगी, है ना। मतलब पर्वते वह्नि ये अनुमिति होगी, आया कि नहीं। और यदि पक्ष व्याप्यवान ऐसा परामर्श हुआ है तो वहाँ पर अनुमिति क्या होगी, पक्ष साध्यवान मतलब पर्वतः वह्निमान, ऐसी अनुमिति होगी। दोनों अनुमिति में अंतर कर रहे परामर्श के आधार पर, आया कि नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि यदि परामर्श पक्ष प्रकारक है तो अनुमिति भी पक्ष प्रकारक होगी। यदि परामर्श पक्ष विशेष्यक है तो अनुमिति भी पक्ष विशेष्यक होगी। ये यहाँ पर कह रहे, और कुछ नई बात नहीं बता रहे, समझिए। अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम इत्याकारिका पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान इत्याकारिका अनुमिति ही भवति, आया कि नहीं। चलिए अब एक बात प्रश्न दिमाग में आएगा, है ना। एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि भाई क्यों ये मतलब ये चर्चा ही क्यों चली कि ऐसे परामर्श से ये अनुमिति होगी। अरे अनुमिति एक ही तरह की रखिए, पक्ष साध्यवान हम लोग तो यही सुने हैं, पर्वतो वह्निमान पक्ष है, पक्ष साध्य वाला है, आया कि नहीं। पक्ष साध्यवान यही अनुमिति मानिए, मतलब पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक ही अनुमिति मानिए। परामर्श आप दोनों मानते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान दोनों तरह का हो सकता है, तो परामर्श दोनों प्रकार के मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुमिति जो है वो एक ही तरह की मानिए, क्यों इसमें उलझा रहा है कि ऐसे परामर्श से ऐसी अनुमिति और ऐसे परामर्श से ऐसी अनुमिति, दोनों में अंतर कर दिया ना। पक्ष प्रकारक परामर्श से पक्ष प्रकारक अनुमिति, पक्ष विशेषक परामर्श से पक्ष विशेषक अनुमिति,
ये दोनों में अंतर क्यों कर रहे हैं? अनुमिति एक ही तरह की रखिए, एक ही प्रकार की रखिए। पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक, पक्ष साध्यवान, पर्वतो वह्निमान, इस तरह एक ही प्रकार की अनुमिति मानिए। क्या समस्या है? क्यों ग्रंथकार को इस तरह से अलग अलग परामर्श से अलग अलग अनुमिति की चर्चा करनी पड़ी? इसका कारण समझिएगा, है ना। आज इन्होंने जो ग्रंथ लिख दिया वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि किस परामर्श से कौन सी अनुमिति होगी, लेकिन ये कहना क्यों पड़ा, इसके ऊपर थोड़ा विचार करिए, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिए कि भाई अनुमिति यदि एक ही प्रकार की माने तो क्या समस्या है। तो समस्या है, क्या समस्या है? तो यहाँ भैया व्यभिचार आ जाएगा, व्यतिरेक व्यभिचार आ जाएगा, है ना। यदि आप कहेंगे ना कि परामर्श चाहे पक्षे व्याप्य हो चाहे पक्ष व्याप्यवान हो, कोई भी परामर्श हो, उससे अनुमिति जो है क्या हो, पक्ष साध्यवान, एक ही प्रकार की यदि अनुमिति माने तो यहाँ पर समस्या है। क्या है यहाँ पर समस्या है? व्यभिचार आएगा, है ना, व्यभिचार आएगा। क्यों व्यभिचार आएगा? क्योंकि आप क्या कहेंगे कि पर्वतो पक्ष साध्यवान, इस अनुमिति के प्रति पक्षे व्याप्य ये परामर्श भी कारण है, या तो पक्ष साध्यवान इस अनुमिति के प्रति पक्ष व्याप्यवान ये परामर्श भी कारण है। दोनों परामर्श को आप कारण मानेंगे। कोई भी परामर्श होगा, कैसा भी परामर्श होगा, तो वहाँ अनुमिति हो जाएगी, ये आप कहेंगे ना, तो व्यभिचार आएगा। क्या व्यभिचार आएगा? जैसे मान लीजिए परामर्श हमको हुआ पक्षे व्याप्य, है ना, पक्ष प्रकारक परामर्श हुआ, पक्षे व्याप्य, इससे हम लोगों को अनुमिति होगी। अनुमिति तो वही होनी है, पक्ष साध्यवान, आया कि नहीं आया, ये अनुमिति हो जाएगी, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक बात विचार करिए, वो पक्ष साध्यवान इस अनुमिति के प्रति पक्ष व्याप्यवान, वो जो पक्ष विशेषक परामर्श है वो भी तो कारण है, वो भी तो कारण है। अरे आपने कार्य कारण भाव दो तरह से बोले ना, कि पक्ष साध्यवान इति अनुमितिं प्रति पक्षे व्याप्य इति परामर्श कारणम, एक कार्य कारण भाव बोला। दूसरा कार्य कारण भाव बोलेंगे पक्ष साध्यवान, अनुमिति तो एक ही तरह की मान रहे, पक्ष साध्यवान इत्याकारक अनुमितिं प्रति पक्ष व्याप्यवान इत्याकारक परामर्श कारणम, आया क्या नहीं? दो कार्य कारण भाव आपने माने। अब जहाँ पक्षे व्याप्य परामर्श हुआ, है ना, और उससे पक्ष साध्यवान अनुमिति हुई, ठीक है, वो पक्ष साध्यवान जो अनुमिति है उसके प्रति वो दूसरा वाला जो परामर्श है पक्ष विशेषक परामर्श, वो भी तो कारण है, लेकिन वो वहाँ पर है क्या? नहीं है। तो कारण नहीं है और कार्य हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। कारण का न रहने पर भी कार्य हो गया। समझ में आ रही बात? थोड़ा आराम से, है ना, अच्छे से थोड़ा समय लेकर के समझिए, है ना, क्योंकि एक ही तरह के शब्द बारे हैं तो इसमें उलझना नहीं है। ध्यान से धीरे धीरे विचार करते हुए समझिए। देखिए, इस तरह का व्यतिरेक व्यभिचार एक दृष्टांत आपको दिए तो स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ पर त्रिणारणी मणिन्यायनो कार्य कारण भाव होता है वहाँ सब जगह आता है ना। दो तरह से कार्य कारण भाव होते हैं, आप लोग समझते हैं। एक त्रिणारणी मणिन्यायनो कार्य कारण भाव और एक दंड चक्र चीवरन न्यायनो कार्य कारण भाव। दोनों कार्य कारण भाव उसको समझते हैं आप लोग? ध्यान से समझिए, उसको समझा रहे, ठीक है ना। क्या है दोनों प्रकार के कार्य कारण भाव? तो त्रिणारणी मणिन्यायनो कार्य कारण भाव का क्या मतलब है? तो जहाँ पर कोई एक कार्य अलग अलग स्वतंत्र कारणों से उत्पन्न हो जाता हो, है ना, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं त्रिणारणी मणिन्यायनो, यहाँ पर कार्य कारण भाव है। जैसे एक वह्नि रूपी जो कार्य है, वह्नि, है ना, तो वो तृण से भी जल सकती हैं। तृण घास फूस आदि को जला देंगे तो वह्नि हो जाएगी।
अरणी से भी, अरणी मंथन करते हैं यज्ञ यागादि में, तो अरणी से भी वो वह्नि उत्पन्न हो सकती है। आया कि नहीं? और मणि, सूर्यकांत मणि आदि बहुत सारी मणियाँ होती है जिनसे क्या हो जाता है, वह्नि हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो तृण, अरणी और मणि ये तीनों स्वतंत्र यानी कि अलग अलग वह्नि के प्रति कारण हैं। समझ में आई बात? ध्यान से समझिएगा। वह्नि एक कार्य के प्रति, तृण भी कारण है स्वतंत्र रूप से अलग, अरणी भी कारण है स्वतंत्र रूप से, और उस वह्नि के प्रति मणि, सूर्यकांत मणि आदि मणियाँ भी उसके प्रति स्वतंत्र कारण है। तो जहाँ पर एक ही कार्य हो, एक ही प्रकार का कार्य हो, लेकिन कारण उसके स्वतंत्र अलग अलग हो, ऐसा जहाँ कार्य कारण भाव होता है, तो वहाँ पर हम लोग उसको कह देते हैं तृणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव। ठीक। एक होता है दंड चक्र चीवरन न्याय न कार्य कारण भाव। ये कहाँ किसको कहते हैं? तो कोई एक ही कार्य है, कोई एक कार्य है जिसके प्रति बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अलग अलग स्वतंत्र रूप से नहीं, सब मिल करके है ना, सम्मिलित हो करके सब क्या है, उस कार्य के प्रति कारण है। जैसे एक घट कार्य है, उस घट कार्य के प्रति दंड भी कारण है, चक्र भी कारण है, चीवर भी कारण है, मिट्टी, पानी, कुम्हार, कुलाल, ये सब कारण है। तो ये सब जो कारण हैं वो सब घट कार्य के प्रति स्वतंत्र कारण नहीं है, अलग अलग। वो तृण, अरणी और मणि की तरह स्वतंत्र कारण नहीं। दंड अकेला घट बना सकता है क्या? वो चक्का जो है वो अकेला घट बना सकता है क्या? कुलाल अकेला बैठे मिट्टी विट्टी कुछ ना हो अकेला घट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। ये सब कारण है। घट कार्य के प्रति दंड भी कारण है, चक्र भी कारण है, चीवर भी कारण है, कुलाल भी कारण है, मिट्टी भी कारण है, पानी भी कारण है। ये सब कारण है। तो यहाँ पर ये सब कारण है, लेकिन कैसे कारण है? स्वतंत्र रूप से कारण नहीं, अलग अलग कारण नहीं है, सब मिल करके कारण कूट, सब समूह मिल करके ये सब कारण है। जब ये सब जुटेंगे तब जाके घट कार्य होगा। तो ये दो प्रकार के कार्य कारण भाव आप लोगों को समझ में आए। एक दंड चक्र चीवरन न्याय नो कार्य कारण, और एक तृणारणी मणि न्याय नो कारण। समझ में आए दोनों प्रकार के? यही दो न्याय कह देते, शॉर्ट में बोल देते। ये सब इतनी सारी बात को दंड चक्र चीवरन न्याय न कारणम कह देंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि यहाँ पर कारण जो है वो सब मिल करके एक कार्य को पैदा कर रहा है। आया कि नहीं आया? और कह दिया जाए तृणारणी मणि न्याय न कारण है, मतलब यहाँ पर एक एक कारण स्वतंत्र रूप से उस कार्य को पैदा कर सकता है, समर्थ है। आया कि नहीं? ये दो प्रकार का कार्य कारण भाव है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर तृणारणी मणि न्याय नो कार्य कारण भाव होता है तो वहाँ पर ये समस्या आती है, व्यभिचार की समस्या आती है ना? क्योंकि तृणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव, आप कार्य कारण भाव बोलो जरा, कैसे बोलेंगे? वह्निम प्रति तृणः कारणम, है ना? वह्निम प्रति अरणि ही कारणम, वह्निम प्रति मणि ही कारणम। इस तरह से आप स्वतंत्र ही कार्य कारण भाव बोलेंगे कि वह्नि के प्रति ये कारण है, वह्नि के प्रति ये कारण है। ये इस तरह से अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कारण भाव बनाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, कहीं पर तृण से, घास फूस आदि से वह्नि उत्पन्न हो गए, ठीक है ना, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तृण से वह्नि हो गए, वहाँ पर वह्नि का कारण आपने अभी कार्य कारण भाव बोला था, तो वहाँ अरणि को भी कारण बताया था। तो अरणि रूपी कारण वहाँ पर है क्या? जहाँ पर घास से तृण को जलाने से वह्नि हो रही है, वहाँ अरणि कारण, अरणि रूप कारण है क्या वहाँ पर? वहाँ मणि जो कारण था वो है क्या? नहीं है। तो अरणि रूप कारण नहीं है और कार्य उत्पन्न हो गया, वह्नि रूप कारण कार्य उत्पन्न हो गया। तो क्या हो गया? कारणाभावे कार्य सत्वम। अरे कारण के न रहने पर कार्य भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अरणि रूप कारण नहीं है, मणि रूप कारण नहीं है,
और कार्य वन्य कार्य हो जा रहा है, तो यहाँ व्यतिरेक व्यभिचार हो जाता है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा जहाँ पर भी, धीरे धीरे आराम से समय लेकर के बिठाइएगा, ऐसा जहाँ पर भी त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव होता है, वहाँ पर ये एक समस्या जरूर आती है, व्यतिरेक व्यभिचार की। कारण के बिना कार्य हो गया, कारणाभावेपि कार्य सत्वम, इस तरह का व्यतिरेक व्यभिचार लग जाता है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसी यही स्थिति हो रही है। आया कि नहीं आया? त्रिनारायणी मणि न्याय न कार्य कारण भावी हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार की हम अनुमिति मान रहे, पक्ष साध्यवान पर्वतो वन्यमान, यही एक ही प्रकार की अनुमिति मान रहे, एक ही प्रकार का कार्य मान रहे हैं, और उसके कारण स्वतंत्र रूप से दो है, दो परामर्श है। पक्षे व्याप्य, ये पक्ष प्रकारक परामर्श भी कारण है स्वतंत्र रूप से, और पक्ष व्याप्यवान, ये पक्ष विशेषक जो परामर्श है ये भी स्वतंत्र रूप से कारण है ना, स्वतंत्र रूप से कारण हो रहे हैं दोनों परामर्श। ये भी कारण, ये भी परामर्श, पक्ष प्रकारक परामर्श भी अनुमिति को पैदा कर सकता है, वही अनुमिति को, और पक्ष विशेषक परामर्श भी उस अनुमिति को, पक्ष साध्यवान अनुमिति को पैदा कर सकता है। तो एक ही कार्य के दो कारण स्वतंत्र रूप से हुए। तो पहली बात तो आपको समझ में आया, यहाँ त्रिनारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव हो रहा है। दोनों परामर्श जब होंगे तभी अनुमिति होगी, ऐसा नहीं ना है। दंड चक्र जीवन न्याय न कार्य कारण भाव नहीं है। त्रिनारणी मणि न्याय न स्वतंत्र ये परामर्श उस एक प्रकार की अनुमिति के प्रति कारण है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो रहा। अब यहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचार लग ही जाएगा। जहाँ पर मान लीजिए पक्ष प्रकारक परामर्श हुआ, पक्षे व्याप्य, और उससे अनुमिति होगी पक्ष साध्यवान, अनुमिति तो वही होनी है। वहाँ पर उस अनुमिति का कारण दूसरा परामर्श भी था, वो है क्या? वहाँ पर नहीं है। पक्ष व्याप्यवान, ऐसा पक्ष विशेषक परामर्श है क्या? नहीं है। तो कारणाभावेपि कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता? ये व्यतिरेक व्यभिचार लग जाता है, ये समस्या आती है। ठीक है ना? तो इस व्यतिरेक व्यभिचार को वारण करने के लिए, ये व्यतिरेक व्यभिचार न हो जाए, इसके लिए यहाँ पर मुक्तावलीकार ने क्या बताया? यहाँ पर बताया कि दोनों परामर्शों से होने वाली अनुमिति भिन्न भिन्न है। दोनों अनुमितियों का आकार भिन्न है, एक ही प्रकार का कार्य नहीं मानेंगे। एक ही प्रकार का कार्य हो और उसके स्वतंत्र अलग अलग कारण हो, तब न व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा। अब यदि कार्य अलग अलग कर दिए जाए, कार्य में देखो भेद कर दिया जा रहा है ना मुक्तावली ग्रंथ में, कि भैया पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम इत्याकारिका अनुमिति, और पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान इत्याकारिका अनुमिति। इस तरह से क्या कर दिया? कार्य जो अनुमिति है उसमें भेद कर दिया है ना, दोनों अनुमितियों में भेद कर दिया। अब समस्या नहीं है। अब पक्षे साध्यम ये अनुमिति के प्रति पक्षे व्याप्य ये परामर्श कारण है, पक्षः साध्यवान इस अनुमिति के प्रति पक्षः व्याप्यवान ये परामर्श कारण है कि नहीं है? तो अब जहाँ पर पक्षे व्याप्य परामर्श के द्वारा पक्षे साध्यम अनुमिति हो रही है, वहाँ पर वो दूसरा वाला परामर्श नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दूसरा वाला परामर्श पक्षे साध्यम इस अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं भी रहे, अनुमिति होती रहे। पक्षे व्याप्य इस परामर्श से पक्षे साध्यम अनुमिति हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही पक्षः व्याप्यवान इस परामर्श के द्वारा पक्षः साध्यवान ये अनुमिति हो जाएगी। अब वहाँ पर वो पक्षे व्याप्य है ये परामर्श कारण है ही नहीं, और नहीं वहाँ पर है भी नहीं, और वो कारण भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार अब यहाँ पर नहीं आएगा। कब? जब दोनों परामर्शों से होने वाली अनुमिति में जब आप भेद कर देंगे तब। समझे? यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो व्यतिरेक व्यभिचार न आ जाए, इसलिए यहाँ पर इस तरह से अनुमितियों में भी भेद कर रहा है। बैठ गए बात? अब इतना लगाइए, समय बहुत हो गया है, आज थोड़ा ज़्यादा समय भी हो गया, लेकिन काम की बात जाननी जरूरी थी, बहुत सारी बात थी।
तो इसको लगाइए, अच्छे से बिठाइए, कहीं भी यदि संदेह लगे तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना। एक बार पढ़ लीजिए। अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम इत्याकारिका, पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान इत्याकारिका, अनुमिति ही भवति, ये अन्वय कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ रखा जाए, लगा लीजिए और अगले पाठ में आइए तैयार करके, तब आगे मिलते हैं। बहुत सारा विचार हम लोगों को इसमें आगे भी करना है, बहुत अच्छे अच्छे विषय है ना। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें हम तर्क संग्रह में कहाँ विचार किए थे इतना सारा, लेकिन यहाँ पर ये सब बातें आ रही है। तो यही इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है। बहुत सारे पदार्थ न्याय के आपको स्फीत हो जाएंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा मेहनत करिए, समझ दीजिए, तो बिल्कुल निश्चय रूप से समझ में आ ही जाएगा, निश्चित है समझ में आना ही है, ठीक है। चलिए तो रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।